में इलेक्ट्रोफाइल तक हो चुका है। हमको पढ़ाना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है। हाँ, होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए हमने हेल्पर दिया था, पेरोक्साइड चाहिए। होमोलाइटिक क्लीवेज करना हो मॉलिक्यूल का तो उसके लिए हमको हेल्पर पेरोक्साइड रेडिकल चाहिए। लेकिन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करने के लिए हमें चाहिए आइदर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो हमें न्यूक्लियोफाइल की पहचान होनी चाहिए ना, तब ना कहेंगे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। अब बनेगा चार्ज इंटरमीडिएट, आइदर कार्बोकेटायन कार्बोनाइट। अच्छा, तो न्यूक्लियोफाइल की पहचान कैसे करें? मेरे सामने न्यूक्लियोफाइल है, कैसे हम जाने कि न्यूक्लियोफाइल है? नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, रुक जाओ, आ गया। ठीक है, चलो। ठीक है, चले। हाँ, देखो, चले। हाँ, देखो सामने। अरे इसको नया चेंज करवा दीजिए फर्स्ट, क्या है परेशान कर रहे हो? कितने दिन से बोला हमने, चेंज करवा दो उसको ना, फिर एक एक्स्ट्रा रहे इमरजेंसी में। चले, ठीक है ना? देखो सामने। हाँ, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस, फाइल्स लवर, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ऐसा कोई भी स्पीसीज जो न्यूक्लियस को लव करे, अपनी ओर अट्रैक्ट करे, वो है न्यूक्लियोफाइल। फाइल्स मीन्स लवर, न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। लेकिन मेरे सामने जब भी ऑप्शन आता है तो उसमें लिखा तो है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, वो तो केवल नाम लिखा रहेगा, बस फॉर्मूला लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा। वो तो हमको पहचानना है कि न्यूक्लियस लविंग है कि नहीं। तो कैसे पहचाने? पहली बात जो सोचो, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस को लव कर रहा है, वो न्यूक्लियस क्या है बताओ? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है जरूर वो नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। और जो नेगेटिव चार्ज होगा बताओ वो रिच हुआ कि पुअर हुआ? बट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, इसका मतलब वो जरूर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फार्मूला रिएक्शन लिखा रहता है, तो उसमें थोड़ी लिखा था कि हम रिच हैं, स्पीसीज में लिखा रिच है, लिखा थोड़ी रहेगा। हम कैसे जाने वो रिच है? तो क्या करेंगे, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे, लुईस डॉट, और देखेंगे उसमें सारे एटम ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। जब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट के उसके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो समझो वो रिच हो गया। पहले क्या देखोगे, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वही अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जिसका अपना पेट भरा है वही किसी को खिलाएगा। अपने ही भूखा है तो दूसरे का क्या पेट भरेगा? पहले अपना पेट भरेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, फिर उसके पास या तो नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर,
पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन पहले ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट। उसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद फिर आता है या तो नेगेटिव चार्ज हो, या तो लोन पेयर हो, या तो पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन पहले ऑक्टेट, ऑक्टेट पहले, बाद में ये सब। क्योंकि कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जिसमें लोन पेयर होता है लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, जैसे कार्बीन। याद करो हमने कहा था कार्बीन, देखो लोन पेयर है, देखने में लग रहा है बहुत रिच है लेकिन खाली अंदर से, ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसलिए हमने पहले बोल दिया कि लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज को देख के भ्रमित मत हो जाना, पहले चेक करना ऑक्टेट पूरा है कि नहीं, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन है, समझो वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और देखो जो रिच होगा उसका स्वभाव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने का, वो अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देगा, लेकिन जो मिलेगा उसको दे देगा क्या? उसका अपना भी तो कोई स्टैंडर्ड है, किसको देगा? कार्बन पॉजिटिव चार्ज को देगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि H प्लस आयन मिलेगा उसको ही पकड़ा देगा। तो H प्लस आयन को दे दिया तो बेस हो गया, फिर वो तो हम बात किसकी कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन पॉजिटिव चार्ज को ही देता है। नोट करो, न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कार्बन पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी उसको जाके अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तब वो न्यूक्लियोफाइल है। ये नहीं कि H प्लस आयन मिल गया सामने में उसको दे दिया, तो H प्लस आयन को दे दिया फिर वो तो बेस हो गया। जैसे एग्जांपल देके बताएं, जैसे समझो कि तुमने NaOH को रिएक्ट कराया HCl के साथ और फिर वही NaOH को तुमने रिएक्ट करा दिया मिथाइल इथाइल क्लोराइड के साथ, इथाइल क्लोराइड के साथ। अब ध्यान देना, ये NaOH का Na प्लस OH आयन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, H प्लस आयन को। अब बन क्या रहा है, NaCl प्लस वाटर बन रहा है ना, ये बेस है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है ये OH आयन क्या है, बेस है, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, एसिड को। और यहाँ OH आयन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, क्यों इसको दे रहा है, इसको क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाने से, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, तो अब ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में फर्क है। न्यूक्लियोफाइल का स्वभाव होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन पॉजिटिव चार्ज को ही देगा। तो न्यूक्लियोफाइल फाइनल क्या हुआ, वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी, रिच होगा, उसका ऑक्टेट पहले पूरा होगा, उसके बाद या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या तो लोन पेयर होगा, या तो पाई होगा। अब तुम देखो इसमें ऑक्टेट पूरा ऑक्सीजन का, नेगेटिव चार्ज है और अपना कार्बन को दे रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है। और ये है बेस। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क है। और एक चीज और देखो, देखो क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन से लगा ये बीटा प्रोटॉन भी एसिडिक होता है। ये भी सुन लो, लिविंग ग्रुप से लगा अल्फा कार्बन और उससे लगा बीटा कार्बन से लगा बीटा प्रोटॉन भी एसिडिक होता है। यदि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बीटा प्रोटॉन को दे दिया, तो यही बेस हो जाएगा, फिर वही OH आयन बेस का रोल अदा करेगा। फिर कहोगे वही OH आयन अभी थोड़ी देर पहले न्यूक्लियोफाइल था, अचानक बेस कैसे हो गया? जब आप कंडीशन बदल गई, कंडीशन बदल गई। कंडीशन क्यों? तुम लोग को जब हम टाइप्स और रिएक्शन पढ़ा रहे थे, हमने उसी समय बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है लो टेम्परेचर पर, और एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि एलिमिनेशन में 2 सिग्मा टूटता है, 1 पाई बनता है, और उसके इसमें हमको हीट देनी पड़ती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पर। मान लो तुमने टेम्परेचर हाई कर दिया, इस सिस्टम का टेम्परेचर हाई कर दिया, तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, ये बेस का रोल अदा करेगा और जाके इस बीटा प्रोटॉन पर अटैक कर देगा, यहाँ से H+ आयन बाहर आ जाएगा
और ये सिग्मा बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट करके लिविंग ग्रुप को भगा देगा और बन जाएगा एल्कीन। अब यही हो गया बेस, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, ये एंडोथर्मिक है। और यही OH तुम लो टेम्परेचर पर करा रहे हो, लो NaOH लो टेम्परेचर पर है, तो न्यूक्लियोसेशन हो जाएगा और ये जाके अल्फा कार्बन में अटैक कर देगा। मतलब कंडीशन के अनुसार रीजन का नेचर बदलता है और ये तुमको पहचानना होगा इस समय कौन सा रोल अदा कर रहा है। यही OH बेस का रोल प्ले कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का। बस अभी तुम जानो कि न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना चाहेगा और बेस अपना इलेक्ट्रॉन एसिडिक हाइड्रोजन को देगा। ये फर्क है, बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क है। ठीक है, बेस पर थर्मोडायनेमिक का कंट्रोल चलता है और न्यूक्लियोफाइल पर काइनेटिक का कंट्रोल चलता है। दोनों में फर्क है बेस और न्यूक्लियोफाइल में। हाँ, इसको बाद में बताएंगे, पहले पहचाना सीख लो, न्यूक्लियोफाइल को पहचाना सीखो। हाँ, ये देखो सामने निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई, तीनों न्यूक्लियोफाइल हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हैं। एग्जांपल देखो, ये हो गया OH माइनस, RO माइनस, ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं। देखो ध्यान से, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, नेगेटिव चार्ज है। हाँ, RS माइनस, SH माइनस, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, ये सब न्यूक्लियोफाइल हैं। सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, फास्फीन, ये सारे न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं किसी रिएक्शन में मिलेंगे, देखना, जिनको हमको आगे यूज करना है। हम एक बार दिखाना चाहते हैं, सबको देख लो। सोडियम, हाँ, HSO3 माइनस, बाइसल्फाइड, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। एसीटेट आयन, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। तो ये सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, सबके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज है, या तो लोन पेयर है, या तो पाई है। हाँ, पाई में देखो एल्कीन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि एल्कीन अपना पाई देगा। हाँ, वाटर भी है, वाटर, अल्कोहल भी है, वाटर, अल्कोहल, थायोल, एल्कीन, ब्यूटाडाइन, इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। इनके पास या तो नेगेटिव चार्ज है, या तो लोन पेयर है, या तो पाई है। हाँ, Cn माइनस, Cn माइनस, NO2 माइनस, HCN माइनस, एजाइड आयन, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है। इनके पास या तो नेगेटिव चार्ज है, या तो लोन पेयर है, या तो पाई है। अब क्वेश्चन आएगा, इनमें कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है। हमको ऑप्शन दे दिया चार्टो विच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो हम उसमें क्या देखेंगे, जो ज्यादा रिच होगा वो ज्यादा डोनेट करेगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो रिच की पहचान क्या होगी,
अच्छा, हम देख रहे हैं एक में नेगेटिव चार्ज है, एक में लोन पेयर है, एक में पाई है। बताओ कौन ज़्यादा रिच हुआ? हाँ, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रिच होता है। सबसे ज़्यादा रिच होता है नेगेटिव चार्ज, फिर होता है लोन पेयर, फिर पाई। याद कर लो, बहुत काम का है ये कंसेप्ट, कई दफ़ा यूज़ होगा क्लास के अंदर। नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा महत्व देना, फिर लोन पेयर और फिर पाई। अब जैसे मेरे सामने रखा है वाटर और OH आयन, पूछ रहा कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इस पर टिक मार देंगे हम। ठीक है, अल्कोहल है और RO माइनस है, तो हम इस पर टिक मार देंगे, नेगेटिव ज़्यादा रिच है। ठीक है, थायोल और SH माइनस में ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है इसकी तुलना में, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रिच है कंपेयर टू न्यूट्रल लोन पेयर। अच्छा, मान लो लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, लोन पेयर और पाई। जैसे मान लो मेरे सामने वाटर भी है और एल्कीन भी है, ये एल्कीन भी है प्लस वाटर है, यहाँ लोन पेयर है और यहाँ पाई है। हाँ, लोन पेयर ज़्यादा रिच होगा कंपेयर टू पाई। ठीक है, लोन पेयर ज़्यादा रिच है कंपेयर टू पाई। अच्छा, पाई देखो एल्कीन के पास भी है और एल्काइन के पास भी है। आप पूछे इनमें कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है, कौन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, एल्कीन या एल्काइन? आंसर है एल्कीन। एल्कीन क्यों? क्योंकि ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp है, इसका s करेक्टर है 50%, इसका s करेक्टर है 33%, और जिसका s करेक्टर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, वो पाई इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड किया रहेगा, और जो टाइटली होल्ड किया रहेगा वो देगा कम, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो डोनर है, न्यूक्लियोफाइल तो डोनर है, इसने पाई को टाइटली होल्ड किया है तो देने की क्षमता कम ना हो गई, तो ये कम न्यूक्लियोफाइल है, ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है। बोलो समझ में आया? एल्कीन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन एल्काइन। और जब एल्कीन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है तो निश्चित इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पर ज़्यादा अटैक करेगा। भाई एल्कीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला एल्काइन की तुलना में, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला उस पर ज़्यादा जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन पर ज़्यादा अटैक करेगा एल्काइन पर। और देखो एनसीईआरटी में एल्कीन की रिएक्शन ज़्यादा है, एल्काइन की रिएक्शन कम है। कारण यही है कि एल्कीन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू एल्काइन। बोलो बात समझ में आया? तो मान लो न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर पूछता है तो कैसे बताएंगे? अच्छा, मान लो नेगेटिव चार्ज के 2 ऑप्शन दे दिया और पूछा उनमें बताओ। जैसे ये देखो, जैसे ऑप्शन देखो ये दिया है I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, सब नेगेटिव चार्ज है। और देखो और भी एग्जाम्पल है, हाँ और एग्जाम्पल है CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, मतलब सब नेगेटिव चार्ज है, सब नेगेटिव चार्ज है। हाँ पहले बताओ, पहले इनमें बताओ। हाँ, इसका आंसर क्या है देखो ध्यान से। इसका आंसर हम तुम लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टी का लास्ट लेक्चर के समय दिए थे। हमने कहा था पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट लगाना, बोलो कहा था ना? हाँ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ा रहेगा, और जिसकी कम रहेगी वो लूज रहेगा, और जितना लूज उतना अवेलेबल, उतना सामने वाले को अवेलेबल। हाँ, अब ध्यान दो, बताओ एलिमेंट पीरियड का है कि ग्रुप का है? सेकेंड पीरियड का है। हाँ, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन सबसे, तो ये नेगेटिव चार्ज को टाइटली होल्ड किया रहेगा और ये लूज होल्ड किया रहेगा, तो जब लूज होने से इसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ये होगा। ये कंसेप्ट पीरियड में लगेगा, ग्रुप में नहीं। ये पीरियड के लिए कंसेप्ट था, पीरियड में हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट लगाओगे। ये आंसर नोट किया सबने? और ये इस समय CH3 माइनस मोर न्यूक्लियोफाइल भी है और बेसिक भी है। हाँ, आगे देखो, ग्रुप में हमने ये कहा था, याद करो हमने ग्रुप में ये कहा था
कि नीचे आने पे साइज बहुत तेज़ी से वैरी करता है, और जो फैक्टर तेज़ी से वैरी करता है वो फैक्टर डोमिनेट हो जाता है, तो ग्रुप में डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहेगा? साइज। फिर हमने ये कहा था ग्रुप में बेस और न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर एंटी पैरेलल चलता है, उल्टा चलता है, अपोजिट चलता है। ये हम तो फजान रूल पढ़ाते समय भी कहे थे, जब पोलराइजेबिलिटी का एप्लीकेशन पढ़ा रहे तब भी बोला था हमने। तो याद रखना कंसेप्ट वही है, कोई नई बात यहाँ नहीं है कि जब ग्रुप का ऑप्शन रहे तो याद रखना बेसिसिटी, न्यूक्लियोसिटी, एंटी पैरेलल उल्टा चलेंगे। उस केस में बेसिसिटी को एक्सप्लेन करना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, जिसका डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा, उसका बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा। और न्यूक्लियोफाइल को एक्सप्लेन करना पोलराइजेबिलिटी से, जिस एनायन का साइज बड़ा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, उसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर ज़्यादा। ये कंसेप्ट हमने तुम लोगों को सुनाया था, उसको फिर रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट करो, इन पीरियड, पहले लिखो इन पीरियड बेसिसिटी न्यूक्लियोफिसिटी पैरेलल। इन पीरियड बेसिसिटी न्यूक्लियोफिसिटी पैरेलल। इन पीरियड बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिसिटी पैरेलल। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी and basicity. In period, basicity and nucleophilicity parallel, which is explained by electronegativity. Which is explained by electronegativity. एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, ये एग्जाम्पल लिखा है बोर्ड पर, जो अभी तुमने उतारा था वो एग्जाम्पल यही है जिसके बारे में आप बोले अभी हम। ठीक है, CH3 माइनस मोर बेसिक मोर न्यूक्लियोफाइल, ये बेसिक भी ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल भी ज़्यादा है, क्योंकि पीरियड में बेसिसिटी न्यूक्लियोफिसिटी पैरेलल है, पैरेलल है, तो CH3 माइनस बेसिक भी ज़्यादा है और न्यूक्लियोफाइल भी ज़्यादा है, और OH माइनस इसकी तुलना में कम बेसिक कम न्यूक्लियोफाइल, पैरेलल, पीरियड में पैरेलल, लेकिन ग्रुप में आगे पैरेलल को, but in group basicity nucleophilicity anti-parallel. In group basicity nucleophilicity anti-parallel. बेसिसिटी न्यूक्लियोफिसिटी क्या है? एंटी पैरेलल है, एंटी मतलब अपोजिट है, उल्टा, anti-parallel, in which basicity explained by electron density. In which basicity explained by electron density. Basicity explained by electron density. Greater the electron density, more will be basic nature. Greater the electron density, more will be basic nature. Greater the electron density, more will be basic nature. Greater will be electron density, more will be basic nature. Whereas nucleophilicity explained by polarizability. Whereas nucleophilicity explained by polarizability. Nucleophilicity explained by polarizability. फजान रूल पढ़ाते समय हम बताए थे, लेकिन आज हमको यूज़ करना है इस कंसेप्ट को, इसलिए इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। हमने कहा था जिसका साइज बड़ा उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, उसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर ज़्यादा। नोट करो, लार्जर द साइज मोर पोलराइजेबिलिटी मोर न्यूक्लियोफिलिक नेचर। लार्जर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर पोलराइजेबिलिटी, मोर पोलराइजेबिलिटी, more nucleophilic nature. ठीक है,
अब इस कंसेप्ट को पकड़ लो और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब तुम्हारे सामने ऑप्शन रख दे, 4 ऑप्शन ऐसे ही रख दे इसमें छांट करके। अब पूछे कि विच इज मोर न्यूक्लियोफाइल, तो पहले ऑप्शन चेक करना कि वो पीरियड से बनाया गया कि ग्रुप से बनाया गया। यदि पीरियड से बनाया गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को ध्यान में रखना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, खींचने की ताकत कम, देने की ताकत, और न्यूक्लियोफाइल तो डोनर है, इसके लिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आवाज़ सबकी आनी चाहिए ना, पर कब सब बोल नहीं रहे, मतलब ख्याल कहीं चला गया इधर उधर। पीरियड में हमें कंसेप्ट लगाना इलेक्ट्रोनेगेटिव का, पहले पक्का कर लो। अब पीरियड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, देने की ताकत, और जो ज़्यादा डोनेट करेगा वो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल हुआ, कंसेप्ट हुआ। अच्छा मान लो ऑप्शन ग्रुप का दे दिया, ग्रुप का, तो उस केस में देखेंगे जिसका साइज बड़ा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, उसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर ज़्यादा। तो आंसर क्या हुआ, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल I माइनस। उसके बाद फिर नोट कर लो, नोट करो, ये न्यूक्लियोफिसिटी का ऑर्डर है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको बोला जाता है जिसमें प्रोटॉन हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्टली जुड़ा हो, जैसे वाटर। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको बोला जिसमें प्रोटॉन पोलर हो, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो, जैसे ऑक्सीजन से, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसमें ये वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा वाटर ही यूज़ होता है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो चूंकि सॉल्वेंट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो ये वाला आंसर भी ज़्यादा हुआ, ये आंसर ज़्यादा हुआ। अच्छा ये ऑर्डर है न्यूक्लियोफाइल का। मान लो बेसिक ऑर्डर पूछता है तो उल्टा कर देना, क्योंकि बेसिसिटी में उल्टा हो जाएगा। एंटी पहले बोला ना, एंटी में उल्टा, यदि बेसिसिटी पूछेगा तो आंसर उल्टा हो जाएगा। बेसिसिटी ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, जिसका साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा, उसकी बेसिसिटी ज़्यादा। आंसर होगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो याद रखना ग्रुप में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिसिटी एंटी पैरेलल है, उल्टे हैं, लेकिन पीरियड में पैरेलल है। मोर पीरियड में मोर बेसिक, मोर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ग्रुप में मोर न्यूक्लियोफाइल I माइनस लेस बेसिक और F माइनस मोर बेसिक लेस न्यूक्लियोफाइल, एंटी पैरेलल। नोट कर लो ये लाइन, ये है बेसिसिटी का ऑर्डर और ये है न्यूक्लियोफिसिटी का ऑर्डर। सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ज्यादातर सॉल्वेंट वाटर ही रहेगा, तो आंसर तुम्हारा यही काम आएगा जो लिखा है बोर्ड पर। नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो अब हमको ये बताओ कि अमोनिया ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा या फास्फीन? हाँ लिखो लिखो, फास्फीन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन अमोनिया, क्योंकि ऑप्शन ग्रुप का है, ये ऑप्शन ग्रुप का है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, पता ग्रुप का है ना, तो यहाँ ग्रुप है तो फास्फोरस का साइज बड़ा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिक पावर ज़्यादा। अच्छा ये बताओ OH माइनस और SH माइनस में कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल हुआ? SH माइनस। अच्छा अल्कोहल और थायोल में? थायोल। अब देखो जरा सामने देखो, इसमें HSO3 माइनस ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करने जा रहा है, तो इसमें सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन पहले देगा या ऑक्सीजन? हाँ ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये नहीं देगा, ये पहले आगे देगा। ये तो कंजुगेशन में है ना, ये तो कंजुगेशन में एंगेज हो गया, ये फ्री कहाँ है? फ्री दोनों ये है, ठीक है। तो सल्फर पहले आएगा। जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का आइसोलेशन करते हैं ना, सोडियम बाइसल्फाइड डालते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में है कि एल्डिहाइड कीटोन को आइसोलेट करने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड डालते हैं तो क्रिस्टलाइन एडक्ट बनता है।
उस क्रिस्टलाइन एडक्ट में एल्डिहाइड कीटोन को अपना लोन पेयर कौन देता है? ऑप्शन ऑक्सीजन की सल्फर, सल्फर। बताओ ऑप्शन ग्रुप का है ना, ये ग्रुप का है ना। और जब ग्रुप का है तो जिसका साइज बड़ा, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिक पावर ज़्यादा। तो याद रखना, ग्रुप में पोलराइजेबिलिटी और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी हमने बोला कि बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग हैं, दोनों अलग है। बेसिसिटी न्यूक्लियोफिल अलग होते हैं। बेस अपना इलेक्ट्रॉन H+ आयन को देता है और न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? कार्बन को देता है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। और अंतर क्या है? लिखो लिखो, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। Difference between base and nucleophile. देखो, हमको न्यूक्लियोफाइल को यूज करना है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेस के साथ। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको यहाँ पॉइंट बोलना पड़ेगा, ताकि तुम अलग कर सको कि ये बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल है। यदि बेस है तो H+ आयन को देंगे, न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बन को देंगे। हाँ, तो अभी हमने बोला कि न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? कार्बन को। जैसे एग्जांपल अभी हमने दिया था, कोई इलेक्ट्रॉन रिच है मान लो, इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? कार्बन को। किस कार्बन को जिस पर लिविंग ग्रुप लगा है? ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है? प्लस। तो इस इलेक्ट्रॉन रिच ने अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को दे दिया, मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये सब न्यूक्लियोफाइल है। यदि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस बीटा प्रोटॉन को दे दिया, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा प्रोटॉन, इस बीटा प्रोटॉन को दे दिया, तो अब ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। हाँ, कैसे पता? वही तो बता रहे हैं। कैसे हमको पता चलेगा कि कब क्या करेगा, कब बेस कब न्यूक्लियोफाइल? वही तो बता रहे हैं हम। देखो सामने, न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है और बेस अपना इलेक्ट्रॉन H+ आयन को दे रहा है। फर्क समझ में दिख रहा है ना? हाँ, दूसरा अंतर क्या है कि न्यूक्लियोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर काइनेटिक का कंट्रोल चलता है, काइनेटिक कंट्रोल, और बेस के ऊपर चलता है थर्मो। नोट करो, न्यूक्लियोफाइल अंडर काइनेटिक कंट्रोल, न्यूक्लियोफाइल अंडर kinetic control, and basicity under thermodynamic control. Nucleophile under kinetic control, base under thermodynamic control. मतलब समझा रहा है, पहले लिख तो लो ना, समझा रहा है इसका मतलब क्या है। देखो, केमिस्ट्री में एक तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, एक थर्मोडायनेमिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स रेट बताता, रेट, और थर्मो बताता यील्ड। समझ में है? तो यहाँ पर काइनेटिक का कंट्रोल चल रहा, मतलब रेट के अनुसार रिएक्शन हो रहा है। रेट जो बहुत तेजी से होगा, जल्दी पहुँच जाएगा। जैसे कछुआ खरगोश की दौड़ है, कछुआ की स्पीड बहुत तेज, उसकी स्पीड स्लो है, और खरगोश के दौड़ने की स्पीड ज़्यादा है। लेकिन बताओ, रेस में कछुआ जीतता है ना? मतलब कछुआ भले धीरे धीरे चलता, लेकिन कंटिन्यूस चला, आखिर रेस जीता कछुआ ना। बोलो, समझो बात को, समझो। और जमाना बदल गया, लेकिन हिस्ट्री तुम्हारे काम आएगी सब। मेन पॉइंट को पकड़ो। काइनेटिक कंट्रोल मतलब रेट के अनुसार, स्पीड, और थर्मोडायनेमिक होता है यील्ड के अनुसार। दो चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, न्यूक्लियोफाइल पर काइनेटिक का कंट्रोल लागू हो जाएगा और बेस के ऊपर थर्मो का कंट्रोल लागू होगा। और याद रखना, जिस पर काइनेटिक कंट्रोल लागू हो जाता है वो रिएक्शन होता है लो टेम्परेचर पर, और जिस पर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल लागू होगा वो रिएक्शन फिजिबल होता है हाई टेम्परेचर पर। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा लो टेम्परेचर पर काम करे जाएगा और बेस काम करेगा, नोट करो, न्यूक्लियोफाइल वर्क एट लो टेम्परेचर, न्यूक्लियोफाइल वर्क एट लो टेम्परेचर, एंड बेसिसिटी वर्क एट high temperature.
nucleophile work at low temperature and basicity work at high temperature. काइनेटिक कंट्रोल जितने भी रिएक्शन है, ये इसकी बात नहीं है, सारे काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होंगे और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल जो रिएक्शंस होते हैं वो सब हाई टेम्परेचर पर होंगे। तो बेस पर चूंकि थर्मो का कंट्रोल चल रहा है तो मतलब निश्चित ये काम करेगा हाई टेम्परेचर। तो आंसर मिला कि नहीं? सामने देखो आंसर मिला कि यदि मान लो कोई केवेच साथ हॉट लिखा है, हॉट अल्कोहलिक केवेच, मतलब टेम्परेचर हॉट लिखा है, हाई टेम्परेचर मतलब थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, मतलब ये बेस है। और जहाँ लिखा है एक्वस केवेच, बस केवल एक्वस लिखा है, मतलब हॉट नहीं लिखा है, हॉट नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर मतलब काइनेटिक कंट्रोल मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो केवेच के साथ हॉट है कि कोल्ड है, जैसी कंडीशन होगी वैसा उसका रोल होगा। कोई पूछेगा ऐसा क्यों हॉट के साथ, तो कहना हॉट इसलिए क्योंकि ये बेस पर थर्मो का कंट्रोल चल रहा है और न्यूक्लियोफाइल पर काइनेटिक। काइनेटिक कंट्रोल सारे रिएक्शन होते हैं लो टेम्परेचर पर और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होते हैं हाई टेम्परेचर पर। अब देखो इसी बात को हम ऐसे समझा रहे हैं कि जब यहाँ बेस का रोल प्ले कर रहा है एक्स, तो बता इसको रिमूव किया, यहाँ से H+ आयन निकाला, और जब H+ आयन निकलेगा तो सिग्मा बॉन्ड फ्री हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, तो ब्रोमीन यहाँ से चला जाएगा। बताओ 2 सिग्मा टूटा, 1 पाई बना कि नहीं? और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्चा हुई होगी, पाई बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज कम हुई, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा रिलीज कम, तो नेट क्या हुआ? एब्जॉर्ब, नेट एनर्जी एब्जॉर्ब। तो बताओ इंडो हुआ कि एक्सो? और इंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होता है, वो तुम पहले ही बोल रहे थे। बात घूम फिर के वही आएगी। बस इतना दिमाग में रखो कि न्यूक्लियोफाइल पर काइनेटिक का कंट्रोल चलता रहेगा और बेस के ऊपर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल का चलेगा। काइनेटिक कंट्रोल लो टेम्परेचर पर काम करेगा, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल हाई पर काम करेगा। जैसे घर में बच्चों को कंट्रोल करते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, तो 2 तरह से कंट्रोल किया जाता है, एक काइनेटिक कंट्रोल और दूसरा थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। बच्चा शरारती है तो उसको 2 तरह से कंट्रोल करते हैं, काइनेटिक और थर्मो। अब जैसे किसी बच्चे में दही खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, दही बहुत पसंद है उसको, मतलब जितना घर में दही जमाती माँ सब खा जाता है, अपने घर का छोड़ो आस पड़ोस में भी खा लेता है सबका, और शिकायतें भी आती है आसपास से, भाई माखन चोर सुना था, ये दही चोर था। ये तो इसकी आदत से माँ बड़ी परेशान है। उसके फादर को भी शिकायत किया, वो भी समझा समझा के नहीं माना, सजा भी दिया गया, खाना भी बंद कर दिया गया, उसको कमरा में बंद किया एक दिन तो पूरा, लेकिन आदत सुधरे ना, जहाँ मौका मिले अपना वो काम कर ले। दही उसको बड़ा पसंद है। अब उसकी आदत से परेशान होकर उसकी माँ उसको उसके टीचर के पास ले जाती है, टीचर के पास, कि टीचर्स का रेस्पेक्ट करता है, हो सकता है बात मान जाए उनकी। तो माँ उसको पकड़ के हाथ पकड़ के ले गई टीचर के पास कि दही बहुत खाता है ये, समझा समझा के हम थक गए अब तो टीचर ने उसको बिठाया बच्चे को अपने बगल में और माँ को घर भेज दिया। बोला क्या बात है? कह रहा दही बहुत पसंद आती है। अच्छी बात है, दही खाते हो तुम, फिर तो पता है दही खाने से क्या होगा? टीचर से बात चल रहा, संवाद चल रहा है स्टूडेंट के साथ। पता है दही खाने से क्या होगा? कभी जीवन बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, घर में रात को चोर नहीं आएगा, घर में रात को चोर नहीं आएगा, और रात को कभी कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। दही खाने के उसने बताया कि ये इफेक्ट आता है। अब बच्चा बड़ा खुश हो गया, ये तो मेरे मन की बात कर रहे हैं। अब बड़ा खुश होकर के वहां से भाग गया, घर की तरफ चला आया। ऐसे क्या था, वो छुपा छुपा के खाता था, अब तो दिन दहाड़े सामने खा रहा चोरी। माँ देख के हरकत देख के तो और परेशान हो गई, ये तो और चौपट हो गया। ये तो फिर हाथ पकड़ा, फिर अपने मास्टर के सामने लेके खड़ा कर दिया। ये आपने क्या सिखाया इसको? हमने तो सही सिखाया, हमने कोई गलत नहीं सिखाया। कह रहा ये तो दही खाने से कभी बुढ़ापा नहीं आता, जो घर में चोर नहीं आता, ये तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो हमने कहा गलत क्या, सही तो बताया इसको। भाई जब दही ज़्यादा खाएगा तो खाने से टॉन्सिल हो जाएगा, और जब गले में टॉन्सिल हो जाएगा तो खांसेगा नहीं क्या? और जब ज़्यादा खांसेगा तो घर में चोर कैसे घुसेगा? जब घर में कोई खांस रहा होगा तो चोर घुसेगा अंदर। मालूम है कि मालिक जा रहा है अंदर, तो घर में चोर घुसेगा नहीं, इसलिए हमने कहा चोर नहीं आएगा। क्योंकि जब दही खाएगा तो टॉन्सिल बढ़ेगा ना,
खांसी आएगा तो घर में चोर घुसेगा नहीं। अच्छा फिर आपने कहा था कुत्ता भी तो नहीं भौंकेगा। कुत्ते का स्वभाव है कि घर वाले सोते हैं तो वो जागता है, और सब जागते रहेंगे तो वो सो जाएगा। जब कोई घर में खांस रहा है रात को तो कुत्ते को पता चलेगा कि कोई खांस रहा है, मतलब मालिक जाग रहा है, वो सो जाएगा। और जब सो जाएगा तो भौंकेगा क्यों? अच्छा आपने ये भी तो कहा था कि बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। अरे जब खांसते खांसते जवानी में मर जाएगा। मतलब ये मास्टर का जो कंट्रोल था, जब पता चला बच्चे को कि हम खांसते खांसते जवानी में मर जाएंगे, मतलब ये इतना खतरनाक दही है, और उसका ये असर पड़ा कि वो दही खाना छोड़ दिया कि मेरी जान भी जा सकती है। सर ने बोला, टीचर ने बोला। माँ की बात नहीं समझ में आ रही थी लेकिन टीचर की बात समझ में आ गई और उसने दही खाना छोड़ दिया। तो देखो बच्चा ने अपने को कंट्रोल किया। माँ का जो कंट्रोल था वो काइनेटिक कंट्रोल था, और टीचर ने जिसको कंट्रोल किया वो, ये असर है। अब देखो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, जो टीचर का असर ज़्यादा पड़ा ना, माँ का असर नहीं पड़ा, बोलो। तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल के जो रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल बनते हैं, याद रखना। आगे चल के क्वेश्चन आएगा कि किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट बन रहा है, एक काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट बन रहा है, एक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल बन रहा है, विच इज मोर स्टेबल। मतलब टीचर्स का असर ज़्यादा पड़ता है पेरेंट्स की तुलना में। ये साफ इसमें भी जाहिर है, ये बात केमिस्ट्री में भी लागू होती है कि किसी भी रिएक्शन के दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, एक थर्मोडायनेमिक, विच इज मोर स्टेबल। नोट कर लो इस लाइन को। Thermodynamic control product is more stable than kinetic control product. Thermodynamic control product form more stable than kinetic control product. More stable than kinetic control product. अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या है हमने बताया, इसमें आता है एम बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम बाई, बताओ क्या है, सब लोग बता चुके हैं। जिसमें डोनर एटम दो होंगे, देगा कोई एक, याद है। एम बाइडेंट जैसे लीगेंड होता है वैसे एम बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। जैसे एग्जांपल देखो Cn माइनस, इसमें डोनर कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, लेकिन देगा कोई एक, दोनों नहीं देंगे, कोई एक देगा। देखो एम बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू डोनर एटम, एम बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हैविंग टू डोनर एटम, टू डोनर एटम, but only one donor atom donate electron. But only one donor atom donate electron to the carbon positive charge. Only one donor atom donate electron to the positive charge. ये देखो सब जितने लिखे हैं सब एम बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। डोनर एटम देखो दो है, कभी कार्बन तो नाइट्रोजन, यहाँ सल्फर तो यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ ऑक्सीजन। इनकी पहचान क्या है बताया था हमने, एक नाइट्रोजन जरूर होगा, याद करो। सेम वही बात है, बस वहाँ लीगेंड था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है। और ऐसे रिएक्शन के दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, जैसे दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, वहाँ पता लिंकेज आइसोमर बनता था, याद करो। आखिर लिंकेज आइसोमर भी तो दो प्रोडक्ट थे, तो यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। कार्बन ने डोनेट कर दिया तो RCN, नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया RNC। तो पहचान में होना चाहिए कि दो प्रोडक्ट कब बनेंगे, जब एम बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होगा तब। बोलो क्लियर। हाँ लास्ट पॉइंट सुन लो जरा। अभी हमने न्यूक्लियोफाइल का जो ऑर्डर नोट कराया, इसमें हमने I- को सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिखाया था अभी, और इसका सॉल्वेंट जो था वो क्या था, पोलर प्रोटिक था, वाटर। और ज़्यादातर 90% 95% प्रॉब्लम तुम्हारे इसी में आएंगे, लेकिन कभी कभी 5% प्रॉब्लम आते हैं, सॉल्वेंट बदल देता है।
और यदि सॉल्वेंट पोलर ए प्रोटिक दे दिया, ए प्रोटिक, ये 5% चांस है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएगा, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते जरा सा भी, 100% हमको कंसेप्ट सुनाएंगे। यदि मान लो सॉल्वेंट वाटर की जगह, पोलर प्रोटिक की जगह ए प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की पहचान ये होती है कि उसमें हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, ए प्रोटिक। अभी सॉल्वेंट क्या था इसमें? पोलर प्रोटिक। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं पोलर, नोट करो जरा, इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, in polar aprotic solvent, example DMSO, polar aprotic solvent, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, नाम है DMSO, जिसका स्ट्रक्चर ये है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, या DMA, DMA पूरा नाम डाई मिथाइल, इसका स्ट्रक्चर बना दे पहले, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका नाम है डाई मिथाइल एसिटामाइड, ये भी सॉल्वेंट है। जैसे वाटर आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है, ये भी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करता है। डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाईमिथाइल एसिटामाइड, और एक और है DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ये सब सॉल्वेंट जो दिख रहे हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। इन सॉल्वेंट की पहचान क्या है? इसमें प्रोटॉन, हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं है। देखो ध्यान से, इसमें देखो हाइड्रोजन कार्बन जुड़ा है, एन से जुड़ा ही नहीं है, ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है। यहाँ भी देख लो कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़ा ही नहीं है। यहाँ भी देख लो हाइड्रोजन कार्बन जुड़ा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है ही नहीं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है। इसको बोलते हैं ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर है, डाइपोल है, लेकिन ए प्रोटिक है। अच्छा, वाटर क्या था? प्रोटिक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। अल्कोहल, ये भी प्रोटिक है, ये भी प्रोटिक है। एसिटिक एसिड, ये भी प्रोटिक है। ये सब पोलर प्रोटिक हैं, जबकि ये पोलर ए प्रोटिक है। 3 सॉल्वेंट कम से कम याद कर लो, DMSO, DMA और DMF। ठीक है, ये सारे सॉल्वेंट पोलर हैं। आयनिक कंपाउंड इसमें भी सॉल्युबल होगा, आयनिक कंपाउंड इसमें भी सॉल्युबल होगा, लेकिन इस सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे अभी हमने कहा ना कि सबसे न्यूक्लियोफाइल I- है वाटर में, इस सॉल्वेंट में DMSO में क्या होगा, या इन सारे सॉल्वेंट में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। F- सबसे आगे हो जाएगा, Cl-, Br-, I-, आंसर उलट जाएगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मान लो दे दिया तो आंसर उलट देना। 5% चांसेज हैं इसके पूछने के, बाकी 95% प्रॉब्लम यहां से आने के वाटर के साथ। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो यूनिवर्सल होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा मिलेंगे। 5% चांसेज हैं कि यदि सॉल्वेंट DMSO DMA दे दे तो आंसर उल्टा कर देना, फ्लोराइड आयन को आगे कर देना। फिर कहोगे ऐसा क्यों? थोड़ा रीजन पता चल जाए तो याद भी हो जाएगा। रीजन क्या है? देखो सामने, रीजन ये है कि जब भी वाटर किसी कंपाउंड को अपने डिसॉल्व करता है तो उसमें क्या होता है? आयनों पर वाटर की फिल्म बनती है। जैसे मान लो हमने NaCl पानी में डाला, चलो NaCl को जब पानी में डालेंगे ना तो सोडियम आयन पर वाटर की फिल्म बनेगी, क्लोराइड आयन बनेगी, दोनों को घेरता है चारों तरफ से। वाटर, अल्कोहल, ये सब सोडियम को भी घेरेंगे चारों तरफ से, क्लोराइड को भी घेर लेते हैं, दोनों चारों तरफ से फिल्म बन जाती है, हम बताए सब लोग को। लेकिन DMSO की खासियत ये होती है, ये जब भी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करता है अपने अंदर तो केवल कैटायन को घेरता है, बस एनायन को नहीं घेर पाता। केवल कैटायन को सॉल्वेट करता है, एनायन सॉल्वेट नहीं हो पाता, नैकेड रहता है।
और अनसॉल्वेटेड रहता है, और अनसॉल्वेट रहने से उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाती है। फिर कहोगे ऐसा क्यों, अनसॉल्वेट क्यों होता है? देखो सामने, अब जैसे मान लो हमने NaCl को उसमें डाला, तो इस देखो, ये ध्यान से देखो, ये बॉन्ड पोलर है ना, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक सल्फर से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ माइनस प्लस। अब जैसे NaCl हमने डाला, Na+Cl-, होगा क्या, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा। इस नेगेटिव चार्ज को कौन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव को कौन खींचेगा, मतलब ये इधर खिंचाएगा और ये इधर खिंचाएगा। होगा क्या, जब नेगेटिव चार्ज इसके नज़दीक आने की कोशिश करेगा तो ये मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव चार्ज को धक्का मारेगा पीछे की तरफ। ये नेगेटिव चार्ज जब इसके नज़दीक आने की कोशिश करेगा तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिस वजह से इस पर इसकी फिल्म, हाँ, जबकि यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप नहीं लगा है, इसके आसपास कोई बल्कि ग्रुप नहीं लगा है, तो होगा क्या, सोडियम आयन के ऊपर ये इसका सॉल्वेशन हो जाएगा। देख रहे हो ना, सोडियम आयन पर फिल्म बन जाएगी, ऑक्सीजन की फिल्म बन जाएगी, लेकिन इस पर सल्फर की फिल्म नहीं बनेगी, क्योंकि क्लोराइड आयन जब इसके नज़दीक आने की कोशिश करेगा तो ये मिथाइल ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। मतलब ये एनायन क्या रहेगा, नेकेड, अनसॉल्वेटेड। और अनसॉल्वेट हो जाने से बताओ, नेगेटिव डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कोई भी आयन सॉल्वेटेड नहीं है। नोट कर लो इसको, देखो DMSO डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड, DMSO dissolve ionic compound due to solvation of cation only. DMSO dissolve ionic compound due to solvation of cation only. Cation only, but anion naked. Anion क्या है, naked, unsolvated. एनायन क्या रहेगा, नेकेड, मतलब कपड़े नहीं पहना है ना, नेकेड, अनसॉल्वेटेड, हाईली रिएक्टिव, एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर इज दिस, इसको तार लो, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज दिस, ये ऑर्डर है, F-, Cl-, Br-, I-। नोट कर लिया, ये इसका रीजन है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इफेक्ट, नेक्स्ट टर्न पर रिएक्शन इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आगे से।